नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मक्का मस्जिद, अजमेर और मालेगांव धमाकों के मुलज़िमीन को भी फौरी सजा दिलाने की जरूरत। NIA पर सदर मजलिस का जोर। इंसाफ रसानी और तहकीकाती पेशरफ में एकसानियत पैदा करने का मुतालबा। मिशन भगीरथा में बदउनवानियों पर ऐवान की कमेटी तश्कील देने अपोजिशन का मुतालबा मुस्तरद। टेंडर्स की मंजूरी के तरीक़ेकार पर असम्बली में कांग्रेस का सवालिया निशान। अजीमतर हैदराबाद में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने हुकूमत से अकबर ओवैसी का मुतालबा। मीर आलम तालाब की सफाई, उस्मान सागर और हिमायत सागर को कृष्णा से मरबूत करने के लिए तवज्जो दहानी। और लूतकुंटा अलवाल में दो मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम। रोड डिवाइडर से टकराने के बाद एक शख्स DCM गाड़ी के नीचे आकर हलाक। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA पर जोर दिया है कि वो दिलसुखनगर बम धमाकों की तहकीकात के खतूत पर मक्का मस्जिद, मालेगांव, अजमेर और दीगर दहशतगर्द हमलों की तहकीकात में भी पेशरफ्त करे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि 3.5 साल कबल हुए दिलसुखनगर बम धमाकों की तहकीकात भी मुकम्मल हो गई और सजा भी सुना दी गई, लेकिन 8 साल पहले हुए मक्का मस्जिद धमाकों और 10 साल कबल हुए मालेगांव बम धमाकों की तहकीकात हनूज ज़ेरे दौरा हैं। स्वामी असीमानंद को जमानत मिली और NIA ने उस जमानत के खिलाफ अपील तक दायर नहीं की। 2013 में दिलसुखनगर का टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ, उसमें मासूम लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए। NIA इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, NIA इन्वेस्टिगेशन है। मालेगांव है, NIA है, दोनों मालेगांव 2006 और 2008। अजमेर दरगाह में ब्लास्ट हुआ, NIA देख रहा है। मोडासा NIA देख रहा है। समझौता NIA देख रहा है। और हमारा बोलना यह है कि 2013 के दिलसुखनगर के ब्लास्ट में जिस तरीके से IPS ऑफिसर्स रोज जाकर कोर्ट में बैठते थे, जेल में, चरलापल्ली जेल में, और केस को चलाए, रोज चलाए, कोई डिफेंस को कोई मौका नहीं दिए देर करने का, और 3 साल के अंदर जजमेंट आ गया। और जजमेंट कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल और उनका ग्रुप इन्वॉल्व है और उनको कन्विक्शन दिया, डेथ दे दिया। हम ये बोल रहे हैं कि भाई मक्का मस्जिद के ब्लास्ट केस में NIA इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? अजमेर के बॉम्ब ब्लास्ट केस में NIA क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा? मालेगांव 2006 और 8 में क्यों नहीं दिखा रहा? मोडासा में क्यों नहीं दिखा रहा? तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि NIA इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, उसमें नहीं दिखाता है। मेरा बोलना एक ही है कि भाई ये सब टेररिस्ट एक्शंस हैं, ये सब टेररिस्ट ने हरकत की है। इसमें मरने वाले पूरे हिंदुस्तानी है, छोड़ दीजिए कौन किसका, मतलब मरने वाले हिंदुस्तानी है, जख्मी भी हिंदुस्तानी है। तो NIA इसमें तवज्जो क्यों नहीं ले रहा? दूसरी बात देखिए आप कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद को बेल हुई, 90 डेज में बेल अपील करना था, 90 डेज में अपील नहीं किए। अजमेर के केस में असीमानंद को बेल हो जाती है, NIA अपील नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट जाना था। मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का डिस्चार्ज पिटीशन डालती है NIA। अगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट में अपील नहीं करती तो साध्वी का डिस्चार्ज हो जाता अभी तक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखिए। ये पूरे टेररिस्ट एक्शंस हैं और इसमें मरने वाले मासूम लोग हैं। और आखिरी बात यह है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अब तक वो एक्यूज पे केस चल रहा है, अब तक चल रहा है। अब आप बताइए कि इसमें क्या आप नतीजा निकाल सकते हैं? इसमें इसकी वजह एक ही है कि हम गवर्नमेंट, जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी सरकार की, ये लोग जिस चुस्ती का मुजाहरा करे, बहुत अच्छा किए दिलसुखनगर में, वैसा ही करिए ना आप क्यों असीमानंद को बेल किया क्यों नहीं डालते, उसके बेल के खिलाफ पिटीशन? क्यों साध्वी प्रज्ञा को डिस्चार्ज करना चाहते? ये तमाम टेररिस्ट केसेस हैं,
टेररिज्म पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हर जो भी टेररिस्ट है उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, मगर एक अप्रोच होना चाहिए ना। कंसिस्टेंट अप्रोच ही नहीं है गवर्नमेंट का। ये कोर्ट का जो अप्रोच है, देखिए हम इस मामलात में डेजिग्नेटेड कोर्ट है ना, ये तो प्रोसिक्यूशन का काम है कि केस को तेजी चलाए आप। मैं तो अच्छा हुआ ना कि 3 साल में आपने दिलसुख नगर केस खत्म कर दिया। अरे 8 साल हो गए मक्का मस्जिद को, क्यों खत्म नहीं करते आप? एनआईए डेजिग्नेटेड कोर्ट में चल रहा है, वो भी अजमेर का भी एनआईए कोर्ट में चल रहा है, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट का एनआईए कोर्ट में चल रहे हैं, मुडासा भी चल रहा है। तो फिर उसमें कंसिस्टेंट अप्रोच क्यों नहीं है? असीमानंद की बेल की अपील नहीं करते तो क्या नतीजा निकालेंगे? प्रज्ञा ठाकुर को डिस्चार्ज करने का पिटीशन डालते तो क्या नतीजा निकालेंगे आप? रोहिणी सालियान कहती है कि उसको प्रेशर डाला गया था कि गो स्लो। तो ये तमाम चीजें हैं। हम यही कह रहे हैं कि टेररिज्म को खत्म करना है, तो आप इसको एक ही नजर से देखिए। ये मक्का मस्जिद भी टेररिस्ट ने किया, मालेगांव ने भी दोनों मालेगांव टेररिस्ट ने किया, अजमेर का दरगाह का ब्लास्ट भी इन्होंने किया। आप एक ही नजर से देखिए, इस पर सबको सजा दिलाइए। उस वक्त भी ये कहा था कि इसमें मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। मालेगांव में सब लोग मजाक उड़ाए थे मेरा, सब लोग मीडिया में मजाक उड़ाए थे, देखो ये कम्युनल कर दिया। मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या मालूम हुआ कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अभिनव भारत का रोल निकला उसमें। 2008 में मैं बोला हूं, यूपी में पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला हूं इस बात को। मैं मालेगांव गया था 2006 में, वहां पर ग्राउंड में जाकर बोला हूं, मस्जिद के सामने ठहर कर मैं। हम यही बोल रहे कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का एक कंसिस्टेंट अप्रोच होना चाहिए, और वो जब होगा जब गवर्नमेंट टेररिज्म को खत्म करने के लिए सिंसियर हो और खत्म करे उसको, चाहे कोई भी करो। आप जिस तरह से 3 साल में केस को खत्म किए, इसी तरह खत्म करिए इन केसेस को, सजा दिलाइए इनको। सोल्यूशन एक ही है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंडिपेंडेंट तो लॉ में है, उनको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। जितने एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एविडेंस प्रोड्यूस करिए, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्यों ना हो, उसको प्रोड्यूस करिए, डे टू डे केस चलवाइए और उनको सजा दिलवाइए। क्योंकि मरने वाले करने वाले पूरे टेररिस्ट थे और कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसमें। आप आसिम आनंद की बेल के खिलाफ अपील नहीं करती, दोनों के तो आप खुद सोचिए, मालेगांव में डिस्चार्ज पिटीशन डालते, वो बच्चों का जो मुसलमान बच्चों से डिस्चार्ज पिटीशन नहीं डालते, उसमें कहते कोर्ट डिसाइड कर ले। बाबरी मस्जिद शहीद होके कितने साल हो गए, जिनके खिलाफ केस चल रहा उनका केस चलता ही नहीं। अभी सीबीआई का 2 केसेस हैं वो। आप खुद बताइए कि क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग? ठीक है, मैं बदनाम हूं, मैं खराब आदमी हूं, मगर मैं जो चीज को सामने उठा रहा हूं उसमें अगर दम है, उसमें अगर सच्चाई है, तो आप एक्शन लीजिए ना गवर्नमेंट का। मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, टेररिस्ट ने किया, मालेगांव में हुआ टेररिस्ट ने किया, दिलसुख नगर में टेररिस्ट ने किया, लुम्बिनी पार्क में टेररिस्ट ने किया। ये सब पर एक ही फोकस रखिए, एक ही एक्शन लीजिए, रोज चलाइए ट्रायल और खत्म करिए उसको, इनको कन्विक्शन दिलाइए, डेथ दिलाइए इन लोगों को भी। यही मेरा कहना है। मिशन भगीरथा में हो रही बदनुमानियों के खिलाफ ऐवान की कमेटी तश्कील देने के कांग्रेस के मुतालबे को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। असेंबली में मुख्तसर मुबाहस के दौरान कांग्रेस के भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जिस अंदाज से टेंडर्स को मंजूरी दी गई है उसकी तहकीकात हाउस कमेटी के जरिए की जाए। उन्होंने सवाल किया कि जब मिशन काकतिया के जरिए 45,000 झीलों को कारगर बनाया जा रहा है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट और पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तामीर किए जा रहे हैं, तो फिर मिशन भगीरथा पर 42,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 1,800 करोड़ रुपए से अनटेक वेल टेंडर्स को मंजूरी दी गई, इसमें वजीर राज तौर पर मुलविस हैं। इस पर केटीआर ने मदाखलत करते हुए कहा कि सिर्फ इल्जामात लगाने से कुछ नहीं होगा, कोई सबूत है तो पेश किया जाए। बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर हद तक इज्जत का दावा किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि वजीर आजम जब मिशन भगीरथा प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए आ रहे थे, उस वक्त उत्तम कुमार रेड्डी ने मकतूब रवाना करते हुए वजीर आजम को न आने का मशवरा दिया था। इस पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो अपने मकतूब पर अब भी कायम है। उन्होंने कहा कि उन टेंडर्स की फाइल असेंबली में पेश करें तो वो बदनुमानियों को साबित कर सकते हैं। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, अगर कुछ सबूत हैं तो उसे साबित किया जाए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जेएचएमसी में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम का हुकूमत से मुतालबा किया। मजलिस ने मंगल को असेंबली की कार्रवाई के दौरान ठेला बंडी रानों को पुलिस की हरासानी, मीरालन तालाब की सफाई,
कृष्णा चौथे मरहले को उस्मान सागर और हिमायत सागर से मरबूत करने जैसे मौज़ूआत पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फा सवालात के दौरान कहा कि हवा, पानी और सूती आलूगी में जीएचएमसी एशिया में 24वें नंबर पर पहुंच चुका है। इस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं। अकबर ओवैसी ने कहा कि दिल्ली जैसे हालात पैदा होने से पहले हमें इक़दाम करने चाहिए। And when I start and when I say this, sir, I would like to also say that I am not standing here or we are not supposed to compare where do we stand when it is about pollution with other cities. But at the same time, we also have to know that in Asia, the Hyderabad's number is 24th. So it is very alarming, sir. In entire Asia, Hyderabad stands 24th in air pollution, noise pollution, water pollution, sir. And also if we have to see, sir, air pollution 74.21, this is very high. This is the data, sir, about drinking water pollution and inaccessibility. This is 57.92, again we stand 6th. And dissatisfaction with garbage disposals is very high, 71.79. Dirty and untidy is also high, 68.80. Noise and light pollution, 56.41. Water pollution, 70.42, again it's high. Dissatisfaction to spend time in city is 69. This is 69.00. This is also very high. Dissatisfaction with green and parks in the city is moderate, 57.20. And also, sir, there are many studies which has been done, sir. I would like to know from the Honorable Minister Sahab is that, sir, what is the government doing to stop the pollution, sir? What are the causes of pollution? What are the type of environmental pollution, sir? And also, sir, about this garbage pollution, sir. So we need to educate the people. I would like to know from Honorable Minister Sahab, how often is garbage collected in our neighborhood? What are the steps we've been taking to stop the wastage? And also, sir, the government has taken a very good initiative by planting so many trees. सर कितने झाड़े लगाए थे साहब वो प्रोग्राम के तहत, कितने झाड़ बाकी है, कितने झाड़ चले गए हैं, उसके लिए भी देखना चाहिए साहब, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं की गई सर. और मेनी एरिया सर लाइक हम जाते हैं साहब, ये पंजाब गुट्टा, ये असेंबली के सामने चार मीनार, ऑल दिस एरियाज अगर पोल्यूशन लेवल्स देखते हैं हम, ये बहुत हाई है. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं साहब और क्या एक्शंस लेने वाले हैं, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा. और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे जरूर कहूंगा सर, ये कि अस्थमा का पेशेंट्स बहुत ज्यादा है कि पोल्यूशन की वजह से हैदराबाद इज बिकमिंग सेकेंड और थर्ड सिटी साहब, अस्थमा बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे. और ऑल्सो साहब कि ये पोल्यूशन की वजह से नर्वस सिस्टम इन एवरी 10 people are affected in Hyderabad as per the latest studies, sir. Sir, Speaker sir, आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लॉन्च करी है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, that will put our real time data about the level of pollutant in the air. Sir, the new index covered 10 cities including Hyderabad also. AQ1 color coded digital dashboard and 6 color levels indicate the level of pollution when pollution can affect healthy people. Sir, ये इसके ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रूटीन मॉनिटर एयर पोल्यूशन नेमली सल्फर डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है और कई चीजें हैं साहब इसमें. इट्स वेरी लेंदी. तो मैं हुकूमत से और मिनिस्टर साहब से यही बोलूंगा कि आप इसके ऊपर देखें. एंड सर लास्टली आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट कि सर ये बाहर का जो पोल्यूशन है, कई के लोग घरों में अंदर बैठते हैं साहब, घरों में बंद करके बैठने से भी सेहत खराब हो रही है. सो वी नीड टू कंडक्ट सम अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड मेनी रिसर्चर्स हैव पब्लिश्ड पेपर सेइंग दैट कि एक ऐसी पर्टिकुलर ऑक्सीजन निकलती है अर्थ में से जो बंद जगह पर
जिसके जरिए कैंसर भी फैलता है। एंड नाउ वी सी दैट कि सो मेनी पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जिसको देखते हैं उसको कैंसर है बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर। मैं मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि एक मीटिंग हैदराबाद लेजिस्लेचर्स की बुलाइए साहब, एंड लेट अस जस्ट टॉक ओनली ऑन pollution. Let it be water pollution, let it be noise pollution, let it be air pollution, sir. We need to have a meeting in this, sir, because lot of people are getting affected, and it's a very alarming state, और हम बहुत खतरनाक मोड़ पर इस वक्त खड़े हैं. So let us all come together, sit together, and also, sir, many initiatives have been taken by Delhi. So do we propose? Because I remember, sir, when I was a legislator in Andhra Pradesh Legislative Assembly, we had passed one legislation with which एक फैमिली में 2 कार्स या 2 कार्स के बाद होते हैं तो कुछ ज्यादा टैक्स लगाते थे. तो ऐसे कुछ प्रपोजल्स करना है. एंड इफ वन कम्स टू चेंज, गैस में आ रहे हैं, अगर अपने ऑटोज वाटो स्टेट की तरफ से कुछ सब्सिडीज देकर और व्हीकुलर मूवमेंट को थोड़ा कम करने के लिए, ट्रैफिक को और स्मूथ जाने के लिए कई चीजें हैं सर. इस ताल्लुक से मैं मिनिस्टर साहब से और आपके जरिए दरखास्त करूंगा कि अगर एक मीटिंग बुलाते हैं तो हम ये पोल्यूशन का जो है इसको देख सकते हैं. लास्टली सर, ये जो फैक्ट्रीज हैं साहब, जो ग्राउंड वाटर में टेबल में पोल्यूशन ला रहे हैं, इसके ऊपर भी देखना चाहिए. बिकॉज वी आर नॉट अगेंस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू think about the health of the people also. They are not adhering to the this pollution के जो norms है उसको नहीं दे रहे हैं. ओल्ड सिटी में भी कई राइस मिल्स हैं, कई फैक्ट्रीज हैं साहब, उसमें से डस्ट निकलता है, पूरा गंदगी निकलती है, घरों में काला आता है. तो इस तरीके से मैं फिर से आखिर में आपसे दरखास्त करूंगा कि एक मीटिंग अगर बुला लेते हैं तो इस पे बहुत अच्छा होगा सर. Sir, through you, sir, I would like to assure the entire House, and not just in Hyderabad but also in other urban local bodies, Government of Telangana is committed to ensuring that we make our cities lesser impacted by pollution. इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज ने भी शहरी इलाकों में फैक्ट्रीज, प्लास्टिक गोदामों से फैल रही आलूगी की तरफ तवज्जो दिलाई. तो सबसे पहले मैं आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं मिनिस्टर साहब को कि आज पोल्यूशन कंट्रोल वाले जो एरिया के अंदर पोल्यूशन है, जैसा टेबल 10 होता है, जहां के ऊपर फैक्ट्रीज नहीं रन करना है वहां पे फैक्ट्रीज रन करते हैं. चंदूलाल बारादरी जो बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एरिया है साहब, वहां पे फैक्ट्रियों को हटा देने का परमिशन है, उसके बावजूद भी वहां पे छोटे मोटे फैक्ट्रीज चलते हैं और इतनी आवाजें आती है जिसकी तरफ से टोटल रेजिडेंशियल लोकेलिटी के अंदर नॉइस पोल्यूशन की तरफ से आज आम आदमी सुकून की नींद नहीं सो सकता सर. आज एजेड लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि नॉइस पोल्यूशन अगर उनकी फर्स्ट नींद जो होती है अगर उसमें थोड़ा भी डिस्टर्ब हो गया तो वो पूरी रात भर नहीं सो सकते. मगर आज कोई भी जीएचएमसी डिपार्टमेंट और पोल्यूशन डिपार्टमेंट उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा है साहब. मेरा मेन मतलब यह है कि यहां पर जो सिटी के अंदर खास तौर से प्लास्टिक गोडाउन्स है और वेरियस गोडाउन्स है सर, ये तमाम गोडाउन्स के अंदर कोई ना कोई तरीके से, चाहे स्मॉल ट्रक हो या ऑटोस हो, कोई भी हिसाब से लोकेलिटीज के अंदर इतना मटेरियल आता है सब जिसकी तरफ से लोकेलिटी के अंदर काफी पोल्यूशन होता है सर. तो मेरा आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज का पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का जो मसला है सर, आज आप निकाल के देखें तो वाटर वर्क्स के अंदर, वाटर बोर्ड के अंदर सबसे मेजर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वाटर पोल्यूशन सर. ये वाटर पोल्यूशन क्यों आती है आपको हमको सोचना चाहिए. जैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप वाटर पोल्यूशन डिवीजन 3 के अंदर देखें तो साहब मैक्सिमम पुराने अभी तक सीमेंट के पाइपलाइन है साहब, और ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है, डिसिल्टिंग नहीं होने की तरफ से मोर देन 80% एरिया में हमेशा वाटर, एक बार अगर वाटर पोल्यूशन आता है साहब तो पिट इधर खोदते हैं उधर खोदते हैं, एक तो पब्लिक को भी डिस्टर्बेंस, रोड भी डैमेज होती है, मगर ये पोल्यूशन का मुकम्मल इलाज नहीं किया जाता. ये पोल्यूशन के लिए जो ट्रंक लाइन होती है साहब हमारे जीएचएमसी लिमिट के अंदर, वो ट्रंक लाइन को प्रॉपर डीप करके उसको ट्रंक लाइन को ठीक नहीं किया जाता है. तो मेरा आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को एक मुतालबा है कि इंसान की सेहत
हेल्थ अगर अच्छी रहेंगी साहब तो वो आपको दिल से दुआ भी देगा, और अगर हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो उन्हें अपने आप को मेंटेन कर सकेगा और बाहर जाके कुछ नौकरी कर सकेगा, अपने बीवी बच्चों को पाल कर सकेगा। मगर वाटर पोल्यूशन की तरफ से आज तमाम के तमाम लोग परेशान है। वक्फे सिफर के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को ट्रैफिक पुलिस और बलदी ओहदेदारों के मजालिम का मसला उठाते हुए कहा कि पहले ही ट्रैफिक और बलदी ओहदेदारों ने उन्हें मौका फराहम किया और अब उन्हें नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होम मिनिस्टर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त शहर हैदराबाद में पिछले 4-5 महीने से गरीब व्यापारियों पर ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया का जुल्म बढ़ता जा रहा है और एक बड़े पैमाने पर उनके पास मंसूबा है कि इन तमाम लोगों को फुटपाथों से बेदखल कर दे, बेरोजगार कर दे। अदालतों से आर्डर आने का कहते हैं कि अदालत से हमको आर्डर आया है, अदालतें में जो दरख्वास्त जैसी डालेंगी अदालत वैसे ही उसको आर्डर देगा। सवाल ये पैदा होता है कि बरसों से फुटपाथों पे कारोबार कर रहे लोग और ये कारोबार बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस की वजह से हो रही है। इब्तिदा में ये लोग उनको मौका दिए, आज उनके कारोबार मजबूत हो गए तो आज अचानक उनको बेरोजगार करने की बात की जा रही है। गरीब ठेला मंडी चढ़ाने वाले मेवा लेके निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पूरा मेवा रोड पे फेंक देते और सामान को ले जाकर गोशामल स्टेडियम में रखते, जहां से पूरे में उनका फर्नीचर पूरा टूट जाता, पूरा नुकसान हो जाता। इतना जुल्म हो रहा है। सुल्तान बाजार, कोठी, पुराना पुल, नया पुल, पत्थरगट्टी, चार मीनार, पूरे हैदराबाद में मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, ये एक बड़े पैमाने पे कोशिश चल रही है। अब कल ही महकमे पुलिस की तरफ से नोटिस दिए गए हैं कि फुटपाथों को खाली कर दो। हम फुटपाथों पे कब्जे करने वालों की तायद में नहीं है, लेकिन ये डाले कौन, बिठाए कौन इनको? ये ट्रैफिक और बल्दिया के लोग बिठाए सो लोग 40-40 साल से कारोबार कर रहे हैं। हर थोड़े दिन को इनको व्यापार, हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार का कोई तहफुज नहीं, रोजगार का कोई तहफुज नहीं। कभी पुलिस आके उठाती, कभी बल्दिया वाले आके उठाते। ये इतनी जियादती और इतना जुल्म हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। आप 0 आवर्स का वक्त बहुत कम देते, लिहाजा मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मिनिस्टर साहब से कहूंगा सिटी के एमएलएस की मीटिंग बुलाएं और उस वक्त तक करीब व्यापारियों को कोई मदाखलत नहीं होना, उनको रोकिए, आप मशवरा कीजिए, हम भी ताउन करेंगे फुटपाथों को हटाने के, लेकिन मुतबादिल इंतजाम करना चाहिए। मुतबादिल इंतजाम करके उनको हटाइए। एकदम बेरोजगार करेंगे तो हैदराबाद में एक बड़े पैमाने पर बिला लिहाज मजहब और मिल्लत पूरे लोग हजारों की तादाद में बेरोजगार होंगी और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से मिनिस्टर साहब फौरी मीटिंग बुलाएंगे और इस मसले को हल करेंगे। सीनियर एमएलए साहब पाशा खादरी साहब ने जो मुद्दा उठाया उसको नोट किया गया। हम जरूर एक मीटिंग बुलाएंगे, उस पर पूरी आपने जो फुटपाथ की बात उठाई ना, उस पर पूरी तरह से चर्चा करके आगे जाएंगे। मजलिस के रुकून मौजम खान ने मीरालम टैंक की सफाई और मच्छरों की अफजाइश का मसला उठाते हुए कहा कि अवाम को मच्छरों के काटने से अमराज का सामना करना पड़ रहा है। स्पीकर सर, मैं आपके जरिए म्यूनिसिपल मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं, मेरी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मीरालम टैंक है और उधर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से मूसा नदी जाती है। आज बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और सराउंडिंग एरिया में इतने मच्छर हो चुके हैं साहब और इतने लोगों की सेहत खराब हो रही है और बीमारियां आ रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है और दीगर बीमारियां वहां पर पैदा हो रहे हैं। बार बार म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से ये कहा गया है कि जो मीरालम टैंक के अंदर बेल भर चुकी है, पूरा तालाब नहीं दिख रहा साहब, एक ब्यूटीफुल लेक है, वो पूरी बेल होने की तरफ से कोई तालाब के अंदर पानी नहीं दिख रहा है और उसकी तरफ से इतना मच्छर हो रहा है और बाजू से ही उसके मूसा नदी जा रही है और जू पार्क है, उसकी तरफ से सराउंडिंग एरिया में इतना मच्छर बढ़ चुका है। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं कि आप जीएचएमसी डिपार्टमेंट को कहकर इमीडिएटली उस तालाब को साफ कराना चाहिए और मूसा नदी और सराउंडिंग एरिया में साफ सफाई के साथ पूरा वहां पर दवाएं डालना चाहिए। शुक्रिया सर। गौरव सभ्युलु मुअज्जम खान गारू, आपने जो मुद्दा उठाया मीरालम टैंक के क्लीनिंग की तरफ से,
जरूर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मजलिस के ही कौसर महीउद्दीन ने राशन की दुकानात पर अजनास की अदम फराहमी और राशन कार्ड्स को हज़फ करने का मसला उठाया। रियासत तेलंगाना और हैदराबाद शहर के अंदर जो सरकारी राशन के दुकानें हैं, उन दुकानों के ऊपर पिछले 7 महीने या 8 महीने से राशन की दुकान पर लाइन लगी हुई है। कोई किस्म की सहूलत नहीं दी जा रही। उस दुकान के ऊपर ना चावल मिल रहा, ना तेल मिल रहा, ना शुगर मिल रहा, और इस तरह से ख़ास तौर से आवाम राशन कार्ड लेके जाती है तो राशन कार्ड के अंदर नाम को डिलीट किया जा रहा है। इसी तरह से आवाम हैदराबाद शहर के अंदर, ख़ास तौर से हमारे पुराने शहर के अंदर आवाम परेशान है। इस तरह से आपके ज़रिए गवर्नमेंट हुकूमत को बताना चाहता हूँ। बीजेपी के किशन रेड्डी ने दिलसुखनगर बम धमाके में मुलविस अफराद को फांसी देने का NIA अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बम ब्लास्ट के A1 मुलजिम रियाज भटकल की गिरफ्तारी के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 2007 में गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क बम धमाकों के खातियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। TRS के असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वक्फे सवालात में सवाल नहीं आता और ओहदेदारों के पास से जवाब नहीं आता। उन्होंने कहा कि RTC को यौमिया 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस पर काबू पाने के लिए खानगी ट्रेवल्स पर पाबंदी लगानी चाहिए और आंध्रा हुकूमत पर सिंगल परमिट के मसले पर जल्द से जल्द बात की जानी चाहिए। कृष्णा के चौथे मरहले को उस्मान सागर और हिमायत सागर को मरबूत किया जाए। मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि शहर हैदराबाद को पीने के पानी की फराहमी के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि सिंगूर और मांजरा से भी शहर हैदराबाद को पानी फराहम किया जाए। मुमताज अहमद खान ने हैदराबाद के कदीम ज़खायर आब की मरम्मत और नए ज़खायर आब तामीर करने का मुतालबा किया। आज शहर हैदराबाद के अंदर पानी की जो किल्लत है, आज शहर हैदराबाद में निज़ाम के ज़माने से तमाम पाइपलाइन बिछी गई है और बहुत सारे एरियाओं के अंदर AC पाइपलाइन है और बहुत सारे लीकेजेस हैं। मुसलसिल परस्यू करने के बावजूद भी वो काम नहीं हो रहे हैं। जैसा कि आज शहर हैदराबाद के अंदर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, करोड़ों रुपए के खर्चे से तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, लेकिन आज शहर हैदराबाद को उस्मान सागर से, हिमायत सागर से पानी नहीं दिया जा रहा है। अगर आप हिमायत सागर, उस्मान सागर को कृष्णा के फेज 4 से अगर पानी की सप्लाई दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। चूंकि उस्मान सागर और हिमायत सागर से तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिल्टर बेड है, और हिमायत शहर हैदराबाद को मांजरा और सिंगूर से भी पानी दिया जा रहा था। आज वहां पर पानी सफिशिएंट होने के बावजूद भी शहर हैदराबाद को सिंगूर से पानी नहीं दिया जा रहा है। सिंगूर के चारों फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 कंप्लीट हुए हैं और वो 4000 करोड़ रुपए के सर्वे से, और जो 4000 करोड़ रुपए सर्व किए गए वो शहर हैदराबाद के वाटर डिपार्टमेंट के पैसे से वहां से लेकर वहां पर ये फेज मुकम्मल किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी सिंगूर और मांजरा से शहर हैदराबाद को पानी नहीं दिया जा रहा है। हमारे शहर हैदराबाद के अंदर जो रिजर्वायर्स हैं, जैसा कि पुराने शहर के अंदर जहानुमा रिजर्वायर, चंदूलाल बारादरी, मुगलपुरा, संतोष नगर रिजर्वायर, मादन्ना पेट रिजर्वायर, बंजारा हिल का अपोजिट जो जीवी के माल के सामने जो रिजर्वायर है, ये तकरीबन 40 वर्ष से है। इसके मेंटेनेंस के लिए इसके अंदर लीकेजेस है। मैं मुसलसिल, जैसा कि मेरे हल्के के अंदर खुद मैं पिछले 20 साल से मुसलसिल नुमाइंदगी करते आ रहा हूं, लेकिन ये रिजर्वायर को रिपेयर नहीं किया जाता। और आज पुराने शहर के अंदर आज सलाला, बंडागुड़ा, रियासत नगर, CRPF मैसरम के अंदर नए रिजर्वायर बनाए गए और फेज 3 के जरिए उसको कनेक्ट किया गया, लेकिन वो रिजर्वायर भी आज फिल नहीं हो रहे हैं। कारवान के अंदर 2 रिजर्वायर सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिजर्वायर को टेंडर कॉल नहीं किया जा रहा है।
आज शहर हैदराबाद के अंदर हम मुसलसल नुमाइंदगी करने के बाद हमारे छोटे छोटे काम मंजूर नहीं किए जाते। बहुत सारे इलाकों के अंदर पॉल्यूटेड वाटर है, लीकेजेस है। मुसलसल बोलने के बावजूद भी उन पॉल्यूटेड वाटर को दूर करने के लिए एक ऐसा लंबा प्रोसेस बना के रखे हैं कि एक छोटे से काम के लिए भी अगर कोई सैंक्शन करवाना होता है तो उसके लिए 15 दिन से 1 महीने का अरसा हो जाता है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आप इन चीजों पर गौर करिए। मुतालिका वजीर के जवाब से अदम मुतमईन मुमताज अहमद खान ने एक बार फिर कहा कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद कृष्णा 4 मरहले को उस्मान सागर, हिमायत सागर से क्यों मरबूत नहीं किया जाता। इस पर रियासती वजीर KTR ने कहा कि हैदराबाद को आइंदा 50 साल तक के लिए पानी फराहम होने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। To ensure that from both river basins, sir, from Godavari and Krishna, enough water is brought to Hyderabad. जितना हैदराबाद के लिए चाहिए, जितना हैदराबाद आबादी के लिए चाहिए। अब सिंगूर जो सिस्टम बना हुआ है उसको भी वहाँ पे लोकल डिमांड भी है मेदक में, संगारेड्डी में, कि वहीं के किसानों को दिया जाए। और गंडीपेट और हिमायत सागर और उस्मान सागर पे भी जो प्रेशर है, जो सिस्टम पे जो प्रेशर है, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया कि जो कृष्णा फेज 3 और गोदावरी से जो पानी आज हैदराबाद के लिए मिल रही है, उसके अलावा 2 और रिजर्वायर की भी बात हो रही है। एक शामिरपेट के पास, मलकापुर के पास एक है, केशवापुर के पास एक है, और दूसरा एक चौटिप्पल के पास, एक मलकापुर के पास एक और रिजर्वायर की भी। दोनों मिला के अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फेज में आप केशवापुर की जो बात है 20 TMC की प्रोजेक्ट की बात चल रही है, अभी उसकी डिजाइन हो रही है, और मलकापुर में भी 20 और TMC की। मतलब हैदराबाद की जितनी आबादी बढ़ेगी, जितनी हैदराबाद और बढ़ती जाएगी, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से सरकार ने आगे की 50 साल। असेंबली में मेरा तेलंगाना कहने पर अपोजिशन के कायद जाना रेड्डी के एतराज के बाद गर्मा गर्म मुबाहस देखे गए। जाना रेड्डी ने कहा कि बार बार मेरा तेलंगाना कहना दुरुस्त नहीं है। क्या ये तेलंगाना हम सब का नहीं है? अगर कांग्रेस तेलंगाना ना देती तो ये आप कैसे कह सकते थे? इस पर रियासती वजीर KTR ने कहा कि आंध्रा और तेलंगाना को जम करने वाली कांग्रेस ने कई नौजवानों की जानें ज़ाया होने के बाद नागज़ीर हालात में तेलंगाना तश्कील दिया। अवाम को मालूम था कि तेलंगाना किसके तहत तरक्की करेगा, इसलिए हमें इख्तिदार सौंपा गया है। जाना रेड्डी ने कहा कि अवाम ने तुम्हें मौका दिया, लेकिन जिस अंदाज से हुकूमत चलाई जा रही है उसे देखते हुए सोच पैदा होती है कि कहीं हमने गलती तो नहीं की। इस वक्त कांग्रेस मरकज और रियासत में बरसर इख्तिदार थी। अगर वो चाहती तो TRS को कुचल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। इस पर KTR ने कहा कि अगर जाना रेड्डी इतने सीनियर होकर जज्बाती हो सकते हैं तो हमें कितना जज्बाती होना चाहिए। जाना रेड्डी ने कहा कि हमें कुचलने की बात कही है, इन्हें अल्फाज वापस लेने चाहिए। इस पर जाना रेड्डी ने कहा कि जमहूरी अंदाज अपनाने के बावजूद हम इतने बेइज्जत हो रहे हैं, फिर भी हमें सब्र तहम्मुल है। अगर हम मजीद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे तो ऐसा लगता है कि हमें ऐवान में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। निजाम कॉलेज के ST तलबा ने बशीरबाग चौराहे के पास अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के अलामती पुतले नजरातिश किए। तलबा एसोसिएशन के सदर सुभाष नायक ने कहा कि वज़ीर आला KCR तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में ताख़ीर कर रहे हैं, इससे कई तलबा को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फ़ौरन तहफ़्फ़ुज़ात 6 से 12% करना चाहिए, वरना ST तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुक़र्रना को घूमने नहीं दिया जाएगा। आर्जी खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स ने अनोखे तरीके का एहतजाज करते हुए संक्षेम भवन की इमारत पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनकी खिदमत को मुस्तकिल करें। टास्क फोर्स और पुलिस ने एहतजाजियों को समझा मना कर नीचे उतार लिया, लेकिन बाद में उन्होंने एहतजाजियों को हिरासत में भी ले लिया। बाबाजू की जमात CPI की तरफ से फिल्मनगर में वाक़े आंध्रा बैंक के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बैंकों को नई करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा फराहम करे। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कोकटपल्ली के अल्लाहपुर डिवीजन में गुज़िश्ता 5 दिनों से ड्रेनेज लाइन का काम अधूरा छोड़ देने पर मुकामी अवाम में बरहमी देखी जा रही है। मुकामी अवाम ने बताया कि 20 दिन कबल अल्लाहपुर रेलवे स्टेशन तक नई ड्रेनेज पाइपलाइन के काम का आगाज़ किया गया था, लेकिन अब काम को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे मुकामी अवाम बिलखुसूस ज़ईफ़ अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अलवार पुलिस हदूद के इलाके लोतकुंटा में एक शख्स DCM के नीचे आकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक बलाराम के साकिन प्रताप और नानी ने एक दूसरे की मोटरसाइकिल से टकरा दी, जिसके बाद रोड डिवाइडर से वो टकरा गए। इस वाक़े में प्रताप DCM गाड़ी के नीचे आकर बरसरे मौका हलाक हो गया। अलवार पुलिस ने केस दर्ज किया है। जख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
मक्का मस्जिद, अजमेर और मालेगांव बम धमाकों के मुलजिमीन को भी फौरी सजा दिलाने की जरूरत। NIA पर सदर मजलिस का जोर। इंसाफ रसानी और तहकीकाती पेशरफ्त ने एकसानियत पैदा करने का मुतालबा। मिशन भगीरथा में बदउनवानियों पर ऐवान की कमेटी तश्कील देने अपोजिशन का मुतालबा मुस्तरद। टेंडर्स की मंजूरी के तरीक़ेकार पर असेंबली में कांग्रेस का सवालिया निशान। अजीमतर हैदराबाद में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने हुकूमत से अकबर ओवैसी का मुतालबा। मीरालम तालाब की सफाई, उस्मान सागर और हिमायत सागर को कृष्णा से मरबूत करने के लिए तवज्जो दिहानी। और लोतकुंटा अलवाल में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम। रोड डिवाइडर से टकराने के बाद एक शख्स DCM गाड़ी के नीचे आकर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।